Welcome to Bind EduTech, and we are discussing some subjective important question answers related to the chapter Should Wizard Hit Mommy? हम लोगों ने अभी तक 28 क्वेश्चंस और उनके सैम्पल आंसर्स हम लोगों ने डिस्कस किया है अपने वीडियोस में, जिसमें हर क्वेश्चन को हम आपको अलग अलग नंबर्स के लिए अगर पूछा जाए तो किसमें क्या चेंज करेंगे, क्या ऐड करेंगे, क्या घटाएंगे, ये हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में इस पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस किए हैं कि इसी क्वेश्चन को अगर 10 मार्क्स में पूछ दे तो क्या करेंगे। तो पिछले क्लास में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें पूछा था कि जैक क्या क्या चेंजेस फील करता है अपनी बेटी में पहले के मुकाबले अब जब वो स्टोरीज सुनाता था, तो क्या क्या चेंजेस फील किया था, क्या क्या चेंजेस ऑब्ज़र्व किया था उसके फादर जैक ने। ये आंसर हमने डिस्कस किया था 3, 4, 5 मार्क्स के कैटेगरी के लायक यहाँ तक, जिसमें शुरू किया था कि जैक 2 साल से अपनी बेटी को कहानी सुनाना शुरू किया था, जब जो 2 साल की थी उस समय से, और एट प्रेजेंट जो 4 साल की हो चुकी है, तो 2 सालों से वो सुनाते आ रहा है। लेकिन अब पहले के मुकाबले अब उसकी बेटी में उसको चेंज नज़र आता है इन कंपैरिजन टू द पास्ट। अगर इसी आंसर को बढ़ाना पड़े तो यहाँ पर हम लोग बढ़ा सकते हैं एक सेंटेंस सबसे पहले कि व्हेन जो वॉज ऑफ 2 years, जब 2 साल की थी उस समय जो कहानियाँ सुनाया करता था उसका फादर, तो वो उन कहानियों को बिल्कुल सच समझ करके सुनती थी, बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं करती थी, बीच में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती थी। जो भी स्टोरी उसके फादर सुनाते थे वो उस स्टोरी में सुनाए गए हर बात को एज अ ट्रुथ लेती थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे अब जब जो 4 साल की हो चुकी है, तो अब बहुत सारे चेंजेस जो जैक महसूस कर रहा है, तो ये यहाँ ऐड कर सकते हैं। पास्ट में जब वो कहानियाँ सुनाता था तो जो बिना क्वेश्चन के हर कहानी को एज अ ट्रुथ मान करके चुपचाप सुनती थी, और कहानी सुनाने का जो कस्टम चला आ रहा था वो बेड टाइम का था, और सैटरडे के दिन स्पेशल डे टाइम में सुनाया जाता था। तो वो पहले पास्ट में जब वो 2 साल की थी तब वो कहानी सुन करके सो भी जाती थी। मतलब जैक सक्सेसफुल रहता था पहले अपनी बेटी जो को कहानी सुना करके सुलाने में, मगर अब एट प्रेजेंट नाउ जो वॉज, अब एक एक करके मैंने बताया था आपको कि क्या क्या चेंजेस फील किया है जैक ने। तो 4-5 चेंजेस थे, 1-2 एग्जाम्पल्स थे। डेवलपिंग अ क्वेश्चनिंग एटीट्यूड, ये पहला चेंज किया, अब उसमें क्वेश्चनिंग एटीट्यूड डेवलप कर रहा था। तो अगर इस आंसर को बढ़ाना पड़े तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो लोग टेक्स्ट बुक पढ़े रहेंगे, वो लोग जो लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, वो लोग बढ़ा सकते हैं कि वो कैसे कैसे क्वेश्चंस अब करती थी।
जैसे आंसर में मैंने बताया कि नाउ शी हैज़ डेवलप्ड एन एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग मोर एंड मोर। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछती थी। तो अगर चैप्टर तुमने पढ़ा है टेक्स्ट बुक से तो तुम एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हो कि कहाँ पर और कैसे कैसे वो क्वेश्चन पूछती थी। जैसे देखो यहाँ पूछती है डैडी, पूछता है व्हाट, तो बोलती है आर मैजिक स्पेल्स रियल, कि क्या मैजिक स्पेल जो कहानी में आप सुनाते हैं क्या वो रियल होते हैं। एक एग्जाम्पल दे दिया आपने, कोट कर दिया, क्वेश्चनिंग एटीट्यूड उसका अब डेवलप कर गया था, उसका एक एग्जाम्पल दे दिया। तो एग्जाम्पल तब दे पाओगे जब पूरा चैप्टर पढ़े रहोगे। तो यहाँ एग्जाम्पल दे दिए। दूसरा चेंज महसूस किया, क्यूरियोसिटी लेवल वॉज इंक्रीजिंग। अब क्यूरियोसिटी का मतलब मैंने बताया था जिज्ञासा, कुछ जानने की, कुछ समझने की जो इच्छा होती है। कुछ बच्चों में ज़्यादा होती है, कुछ बच्चों में कम होती है। अब जो के बढ़ते उम्र के साथ उसका क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ता जा रहा है। इसका भी एक तो एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा अगर लॉन्ग कर देना है आंसर को। तो इसका एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं कि जब जैक उसको बताता है कि सारे बच्चे मिलकर के बहुत सारा गेम्स खेलते हैं, तो कुछ गेम्स का नाम बताता है, टैग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, ऐसे ऐसे करके नाम बताता है। और फिर लास्ट में एक गेम का नाम बताता है पिकअप स्टिक्स। तो वहाँ पर क्वेश्चन करती है, वहाँ पर क्यूरियोसिटी पता चलता है, जिज्ञासा, जानने की इच्छा पता चलती है कि वहाँ पर भी जो ने सवाल पूछा था कि पापा ये पिकअप स्टिक्स कैसा गेम होता है, कौन सा गेम होता है, ये उसका क्यूरियोसिटी बताता है। तो ये आप अगर यहाँ ऐड कर पाएँ, आपको अगर आप गए हैं चैप्टर के थ्रू तो यहाँ ऐड कीजिए। उसका एग्जाम्पल एक तो ऐड किए, एक तो इसका एग्जाम्पल ऐड किए। फिर लॉजिकल आंसर्स टू क्वेश्चंस, ये तीसरा बदलाव था। लॉजिकल आंसर्स अब वो खोजती थी क्वेश्चंस का, जिसका दो एग्जाम्पल फिर दिया था हम लोगों ने। पहला, हाउ गॉड वॉज अराउंड देम एंड कुड मैजिक स्पेल बी रियल। तो देखो यहाँ जो लोग टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा उनको मैं दिखाऊं कि यहाँ पे वो अपने मदर फादर से कैसे अब किसी चीज़ को जो उसको बताया गया है वो सही है या गलत है, वो अब जानना चाहती थी। अब वैलिडेट करना उसको आगे हम लिखे हैं। यहाँ देखो, यहाँ अगर आप स्टोरी पढ़े हैं तो जब मिस्टर आउल के पास जाता है रॉजर स्कंक अपना बुरा स्मेल का प्रॉब्लम लेकर के सजेशन के लिए, तो जो अपने तरफ से भी रिएक्शन देने लगती है, पहले से ही विजार्ड विजार्ड चिल्लाने लगती है और बैठ जाती है, लेटे हुए पोजीशन से उठ करके बैठ जाती है। मतलब ये भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है ना आंसर में कि वो जो है लॉजिकल आंसर्स खोजती थी और अपना इंटरफेरेंस उसका बढ़ते जा रहा था, वहाँ से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। और यहाँ वाला जो वैलिडेट वाला बात लास्ट में लिखाए हैं, यहाँ पे भी आप बढ़ा सकते हैं इसके वर्ड्स को, वो पूरा जानकारी दे करके, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि मदर ने बताया था गॉड इज़ इन द स्काई एंड गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। तो ये बात जा कर के मतलब ये बात वो फादर से वैलिडेट करती है कि माँ जो बोल रही है वो सच है क्या, गॉड स्काई में रहते हैं और गॉड हर जगह प्रेजेंट हैं। और जब फादर ने बताया था एक बात, वो बताया था किसी कीड़े मकोड़े से जुड़ा हुआ एक बात था। जो लोग स्टोरी पढ़े होंगे वो लोग याद कीजिए, रिकॉल कीजिए। स्पाइडर्स ईट्स बग्स
ये उसके फादर ने उसको बताया था। स्पाइडर्स मतलब मकड़े जो हैं वो बग्स खाते हैं। बग्स जो है एक इंसेक्ट है। तो ये बात जब बताया था फादर ने, तो ये तो मम्मी को जा कर के ये बात पूछी थी वो, जो कि पापा बता रहे थे दैट स्पाइडर जो होते हैं वो बग्स को खा जाते हैं। इज़ इट ट्रू? ये आप दे सकते हैं यहाँ। इस तरह से वो वैलिडेट करना चाहती थी। और उसका लास्ट जो लाइन है वो कंक्लूज़न है कि अब उसका अवेयरनेस, ये सब बात का कंक्लूज़न है ये लास्ट में, अवेयरनेस वर्ड, कि इन सभी चीज़ों से ये पता चलता है कि जो का जागरूकता दुनिया के प्रति उसका सोच, अवेयरनेस, वो क्या हो रहा था, वो बढ़ता जा रहा था। तो इसी आंसर को भी आप खींच करके और 8 या 10 नंबर का वर्ड लिमिट लायक भी कर सकते हैं। मैंने जहाँ जहाँ बताया वहाँ वहाँ उन चीज़ों को, उन इन्फॉर्मेशंस को ऐड करके, और वो इन्फॉर्मेशंस आसानी से वो लोग ऐड कर पाएंगे जिनको स्टोरी लाइन बाय लाइन जिन्होंने पढ़ा है और याद है, जिनको भले किसी भी भाषा में याद हो। लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। लैंग्वेज से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर तुम जानते हो, समझते हो अपने भाषा में, हिंदी में भी या अपने लोकल भाषा में भी कि क्या क्या हुआ था, तो ट्राई टू राइट डाउन इट इन इंग्लिश। जो भी वर्ड्स आप बना सकें, वर्ड्स भी अगर नज़र आ जाएंगे आपके सेंटेंसेस में, जो वीक इंग्लिश बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं तो उनको उसका छूट मिलता है, कंसेशन मिलता है कि चलो स्टूडेंट जानता है, बस माध्यम जो अंग्रेज़ी है उसके वजह से अच्छे से सेंटेंस नहीं बना पा रहा है, पर बच्चा जानता है कि क्या क्या हुआ था। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है इवैल्यूएशन करने वाले टीचर के दिमाग पर कि बच्चा जानता कितना है कहानी के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में। फिर डिपेंड करता है कि बच्चा जो है वो लिख कितना पाया है, ये बाद में डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको बढ़ा करके तुम लिख लेना अगर ऐसे कोई नौबत आई तो, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे जैसे जो की उम्र बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उसके अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर के लिए, और ये पूछ सकता है तुमसे लॉन्ग टाइप आंसर में 8 मार्क्स का, 7 नंबर का, 10 नंबर का, अलग अलग बोर्ड्स के अनुसार। अब आते हैं अपने नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है, वाई वॉज रॉजर स्कंक्स मम्मी एंग्री विथ हिम। रॉजर स्कंक की मम्मी को रॉजर स्कंक पर गुस्सा क्यों आया था। ठीक है, और उसके आगे पूछता है, डज हर एंगर सीम जस्टिफाइड। क्या उनका गुस्सा होना आपको सही लगता है। मम्मी का गुस्सा होना रॉजर स्कंक पर, अपने बेटे पर, क्या आपको सही लगता है? ये क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन एक मिलता जुलता क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 18 में अटेम्प्ट किया हुआ है। देखो, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 में अगर ले जाऊं तो एकदम मिलता जुलता ही क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था। ये देखो, सॉरी ये वाला नहीं था। रॉजर स्कंक की मम्मी का जो पूछा था कि रोल क्या था, उस आंसर में इसका आंसर
मिल जाएगा आपको, जिसमें मम्मी का रोल पूछा था। ये वाला, व्हाट इज मदर स्कंक्स रोल इन द स्टोरी। ये क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग पढ़े थे, ठीक है। देखो यही क्वेश्चन एकदम सेम आंसर इस क्वेश्चन के लिए भी जो 29 में है, इसके लिए भी सेम आंसर काम करेगा। रॉजर स्कंक की मम्मी क्यों गुस्सा थी और क्या उनका गुस्सा सही था? सही था तो कैसे, और अगर गलत था तो कैसे? दोनों में जवाब देना पड़ेगा। तो हम लोग इसका आंसर, इसका जवाब हम लोग देखे हैं उस क्वेश्चन में, ये वाला, कि जब रॉजर स्कंक घर आया वापस तो कैसा महक रहा था? गुलाबों जैसा, रोजेस जैसा स्मेल कर रहा था, और इसी के वजह से उसकी मम्मी को वो स्मेल बहुत बैड स्मेल लगता है और वो उससे पूछती है कि ये स्मेल कहाँ से आ रहा है रॉजर। तो रॉजर खुशी खुशी बताता है कि ये स्मेल मुझसे आ रही है मम्मी, और ये रोजेस का स्मेल है। उसकी मम्मी पूछती है कि किसने किया ये चेंज तुम्हारा स्मेल? तो रॉजर बता देता है कि विजार्ड ने किया है, और तब टेक्स्ट बुक में लिखा है कि उसकी मम्मी एंग्री हो जाती है, शी गॉट वेरी अपसेट, और आंसर सेम मिलेगा। यही बात वहाँ भी लिखा हुआ था कि उसकी मम्मी ये चाहती थी, जो कि सही है, इसको जस्टिफाई कर सकते हैं हम लोग। मतलब हम लोगों को अगर पूछा जाए, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि जो कि मम्मी का बुरा स्मेल वापस करा देने वाला एक्शन आपके अकॉर्डिंग जस्टिफाइड है या नहीं, तो आपको भले मन हो किसी को कि हम लिखे कि नहीं है जस्टिफाइड, कि गुलाब की खुशबू के वजह से रॉजर स्कंक को उसके लाइफ में फर्स्ट टाइम फ्रेंडशिप और हैप्पीनेस मिला था, ये भी किसी के मन में आ सकता है ना। बट फ्रॉम अ मैच्योर पॉइंट ऑफ व्यू आपको इसका आंसर 4 साल के बच्ची के दृष्टिकोण से नहीं ना देना है। आप जितने बड़े हैं क्लास 12th में, आपकी उम्र जो है उसके अनुसार आपको जवाब देना है। भले यहाँ दिल कुछ और बोल रहा हो, लेकिन दिमाग से जवाब देना है, दिल वाला बात नहीं चलेगा यहाँ। आपका दिल भी हो सकता है बोलेगा कि क्या हुआ रॉजर, अगर गुलाब जैसा स्मेल करने लगा तो अच्छा ना है, लेकिन नहीं, ये आप नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जस्टिफाइड तब होगा जब उसकी मम्मी का ये जो एंगर है उसको हम लोग सही बोलेंगे। उसको ये आइडिया अच्छा नहीं लगा था कि उनका बेटा अपना गॉड गिवन ओरिजिनलिटी, आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस को लूज़ कर दे। उसकी मम्मी को ये इसलिए अच्छा नहीं लगा था, उसमें भी आंसर में भी यही बातें लिखी गई थी कि गॉड गिवन है ना, वो जो बैड स्मेल था उसका रॉजर स्कंक का, वो गॉड गिवन था। और हमने एक और ऊपर वर्ड यूज़ बड़ा अच्छा किया था, जिसका मतलब हमने आपको बताया था सैक्रेड, पवित्र। तो गॉड गिवन चीज़ थी, उसको छोटी छोटी खुशियों को पाने के चक्कर में, मतलब टू गेन सम स्मॉल हैप्पीनेस, यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, you should not lose your God given identity। अपने जीवन में ये सब के लाइफ में आता है,
ये हर एक इंसान के लाइफ में ऐसा मौका आता है, आपके लाइफ में भी आया होगा और आगे भी आएगा, आते रहेगा। जब आपको लगेगा कि कुछ खुशियां पाने के लिए कुछ आपको खोना पड़ेगा। आप क्लास 12th के हैं, एक टीनेजर हैं, अभी भी अब आपके लाइफ में ऐसा बहुत सारा जगह आया होगा, लाइफ में एकदम रियल लाइफ में ऐसा सिचुएशन ज़रूर आया होगा जब आपको ये लगा हो कि अगर छोटा सा कुछ हम अपने ट्रेडिशंस से अलग कर दें जिससे हमको खुशी मिल रहा है, तो इसमें क्या गलत है। मगर एक मैच्योर फाइनल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, तो जब तुम भी मैच्योर हो जाओगे तो तुमको भी ये बात अच्छे से समझ में आने लगेगा कि छोटी छोटी खुशियों के लिए गॉड गिवन आइडेंटिटी लूज़ करना ये सही नहीं है। छोटी छोटी खुशियों के लिए भगवान द्वारा दिया गया जो यूनिकनेस है, जो तुम्हारा पहचान है, उसको नहीं खोना चाहिए। तो इसीलिए ये उसकी मम्मी का एंगर जो है ना, इट इज़ जस्टिफाइड। आपको इससे सहमत होना होगा। यू हैव टू एग्री दैट यस, हर एंगर वॉज जस्टिफाइड। वाई? बिकॉज she did not like the idea that her son should lose his God-given originality for some small happiness, for the sake of something that is very small, and that can be achieved by another way without losing your originality. छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने आप को खो देना या अपने संस्कारों को खो देना या कंप्रोमाइज़ कर लेना उससे, ये कभी भी किसी के लाइफ में सही नहीं हो सकता। यही रॉजर स्कंक के साथ भी था। तो रॉजर स्कंक की मम्मी एंग्री थी क्योंकि उसने अपना गॉड गिवन आइडेंटिटी, ओरिजिनलिटी, बहुत सारा वर्ड है जो यूज़ करना चाहो या सब कर लो, वो गॉड गिवन ओरिजिनलिटी को लूज़ कर दिया था बहुत छोटी खुशियों की खातिर। इसलिए उसकी मम्मी उससे गुस्सा थी। और लिखा हुआ है, इनफैक्ट शी वॉज करेक्ट, वो बिल्कुल सही थी। बिकॉज वन शुड नॉट लीव वंस ओरिजिनलिटी फॉर द सेक ऑफ द अदर्स। उसके मम्मी के गुस्से को जस्टिफाई किया गया है, शी वॉज करेक्ट। वाई? बिकॉज किसी भी व्यक्ति को अपना ओरिजिनलिटी नहीं खोना चाहिए फॉर द सेक ऑफ अदर्स, दूसरों की खातिर। सेक ऑफ अदर्स का मतलब है दूसरों की खातिर। और उसी को हम दूसरे वर्ड से बोल रहे हैं, फॉर गेनिंग सम स्मॉल हैप्पीनेस। कुछ समय के लिए थोड़ी सी खुशियाँ पाने के लिए किसी भी इंसान को अपने ओरिजिनलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इसीलिए उसकी माँ बिल्कुल करेक्ट है, वो ले जाती है उसको वापस से और विजार्ड को मारती है अम्ब्रेला से और बोलती है इसका जो पुराना बदबूदार जो स्मेल था वो वापस करो। हर मदर वॉज करेक्ट। आपको ये बात ही जस्टिफाई करना पड़ेगा
दिल और दिमाग में से कभी कभी किसी एक की सुननी पड़ती है। ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आता है ना कि आपका दिल कुछ अलग बोलता है, आपका दिमाग कुछ अलग बोलता है। दिल बोलता है ये काम कर लो, ठीक है, दिमाग बोलता है नहीं, गलत हो जाएगा। तो क्या करते हैं उसमें हम लोग, कोई आदमी एक डिसीज़न तो लेना ही है, कोई आदमी दिल वाला डिसीज़न के साथ चला जाता है, कोई आदमी दिमाग वाला डिसीज़न के साथ जाता है। और एट द एज ऑफ 4 साल की उम्र में तो एक 4 साल की बच्ची का जो व्यू पॉइंट है उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। वो जो ज़िद कर रही थी कि नहीं, मदर स्कंक को मार खाना चाहिए, विजार्ड मारेगा मदर स्कंक को, ये सब उसका चाइल्डिश समझ लो कि एक्सप्रेशंस था, बच्चों वाला एक्सप्रेशन है ये 4 साल की बच्ची का, कि नहीं ऐसे कहानी ख़त्म नहीं होना चाहिए, उसका रोजेज़ वाला स्मेल रहना चाहिए। जबकि एक्चुअली में देखे तो उसकी मम्मी ने बिल्कुल सही किया था। यही बात यहाँ लिखा गया है। जो एक और क्वेश्चन अभी आपको हम जो दिखाए वही क्वेश्चन में जो मम्मी का जिसमें रोल पूछा है ना मदर स्कंक का, इस क्वेश्चन को भी जब मैंने बताया था तो भी मैंने ये सारी बातें बताई थी। कुछ बातें यहाँ ऐड हो गई, कुछ बातें यहाँ, जैसे जॉन अपडाइक ये बोलना चाहते हैं कि वन शुड गॉड गिवन आइडेंटिटी सैक्रोसैंक्ट, पवित्र चीज़ होती है, उसको लूज़ नहीं करना चाहिए। ये दोनों सेम आंसर्स हैं। कैटेगरी के अनुसार, मार्क्स के अनुसार आप लोग दोनों में से आंसर्स को चुनिएगा और कीवर्ड्स जितना ज़्यादा यूज़ कीजिएगा उतना ज़्यादा वेटेज आपके आंसर को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, क्यों गुस्सा थी और क्या उसका गुस्सा सही था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए थैंक यू।